नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो जुनून, प्यार और फिर विनाश की बात करती है। हाँ, ये कहानी है आने वाली फिल्म तेरे इश्क में की। बिल्कुल। और हमारे पास इसके कुछ अंश है। एक सोर्स है जिसका टाइटल है तेरे इश्क में जुनून और विनाश। बिल्कुल। और ये अंश हमें बनारस में सेट एक विस्फोटक रिश्ते की झलक दिखाते हैं। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन अंशों से कहानी की आत्मा को समझें। कैसे शंकर और मुक्ति का रिश्ता एक चिंगारी से शुरू होता है और फिर जुनून की आग बन जाता है। हाँ, और फिर कैसे वही आग शायद सबको जला देती है। और इसमें बनारस शहर का गंगा नदी का क्या रोल है, ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए फिर सीधे कहानी के माहौल और किरदारों से ही शुरू करते हैं। जो पता चला है, कहानी बनारस में सेट है, वाराणसी। हाँ, बनारस। ये शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, मतलब यहाँ इसका एक खास महत्व लगता है। कैसे? देखो, बनारस का नाम आते ही मन में क्या आता है? आध्यात्मिकता, घाट, गंगा, है ना? हाँ बिल्कुल, पवित्रता। पर इन अंशों में गंगा का एक ड्यूअल रोल दिखता है। एक तरफ तो वो पवित्र है, शुद्ध करती है, जीवन देती है, और दूसरी तरफ कहानी के हिसाब से देखें तो शायद विनाश है, विसर्जन है, जुनून की उफनती लहरें भी हो सकती हैं। अच्छा। तो शहर की शांति और कहानी का ये उथल-पुथल वाला प्यार, ये कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। मुझे लगता है यही कॉन्ट्रास्ट कहानी का एक मेन पॉइंट हो सकता है। शहर की रूहानी शांति के बीच इतनी इंटेंस, लगभग वायलेंट लव स्टोरी, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सही का। अब किरदारों पे आते हैं। शंकर, धनुष उसका रोल कर रहे हैं, बनारस का ही लड़का है। हाँ, और उसके बारे में जो लिखा है कि उसका कैरेक्टर बहुत तीव्र है, अडिग है और पूरी तरह से समर्पित। ऐसा लगता है जैसे मुक्ति ही उसकी पूरी दुनिया है। उसका प्यार पहली नजर वाला बताया गया है, पर वो हल्का फुल्का नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तत्काल, शक्तिशाली और जबरदस्त कहा गया है। मतलब वो जुनून की हद तक पहुंच जाता है। जुनून की हद, ये शब्द जरूरी है। ये सिर्फ गहरा प्यार नहीं लगता। नहीं, ये वो भावना है जो शायद कंट्रोल से बाहर है। शंकर का किरदार शुरू से ही ऐसी एनर्जी लिए हुए लगता है जो या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। और दूसरी तरफ है मुक्ति, कृति सेनन। उसे जीवंत बताया गया है, लेकिन उसके अंदर भी एक गहरी आंतरिक उथल-पुथल चल रही है। वो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं? सुनने में आया है कि उसके शराब पीने, स्मोकिंग करने के सीन भी हैं। हाँ, इसका जिक्र है। अब ये उसके अकेलेपन का इशारा है या कोई लत है या फिर शंकर के उस भारी भरकम जुनून से बचने का तरीका, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये उसके किरदार को गहराई देता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो पता चलती है वो ये कि मुक्ति अपनी आजादी और सेल्फ रिस्पेक्ट को शंकर के इस जुनून से ज्यादा वैल्यू करती है। अच्छा, तो यहीं से वो टकराव शुरू होता है। हाँ, यहीं से जमीन तैयार होती है। वो जिंदा दिल है पर शायद अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, किसी के जुनून के साये में नहीं। तो एक तरफ शंकर का वो सब कुछ पा लेने वाला जुनून, हाँ, एकदम पजेसिव वाला, और दूसरी तरफ मुक्ति की आजादी की चाह। इनके बीच फिर आकर्षण कैसे होता है? वो तीव्र चुंबकीय आकर्षण की बात भी है। बिल्कुल है। लेकिन ये कोई मीठी लव स्टोरी नहीं है। हाँ, इसे आग और जुनून का निरंतर टकराव कहा गया है। ये टकराव कैसा है? मतलब डे टू डे में कैसा दिखता होगा? देखो, शंकर का प्यार ऐसा है जो अधिकार जताता है। वो मुक्ति को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है, शायद इतना कि उसकी अपनी पहचान ही मिट जाए। और मुक्ति बार बार उस पकड़ से निकलना चाहती है। वो अपनी मर्जी, अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। तो ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो क्या है? ये दो अलग सोच, दो अलग दुनियाओं का टकराव है। एक दुनिया जो प्यार में घुल जाना चाहती है, सब कुछ एक कर देना चाहती है। और दूसरी दुनिया जो प्यार में अपनी पहचान खोना नहीं चाहती, अपनी स्पेस चाहती है। और बनारस शहर ये सब देख रहा है, गंगा के घाट, वो तंग गलियां, क्या ये सिर्फ बैकग्राउंड है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बैकग्राउंड है। शायद ये उनके रिश्ते की अस्थिरता को और बढ़ाते हैं। शहर की वो धीमी रफ्तार और उनके रिश्ते की तेज विनाशकारी गति, इसमें भी एक टेंशन है। सही कह रही हैं आप। ये शहर उनके जुनून का गवाह है। बिल्कुल। और शायद शहर की वो जो आध्यात्मिकता है ना, वो उनके जुनून की इंटेंसिटी को और उभारती है, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। तो समय के साथ जैसा होता है ऐसे रिश्तों में तनाव बढ़ता है। शंकर का लगातार पीछा करना,
क्या वो मानता है कि मुक्ति सिर्फ उसकी है? शायद हाँ, और इसी वजह से उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है। और फिर मुक्ति एक बड़ा फैसला लेती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, मूव ऑन करने का फैसला। सोर्सेस कहते हैं कि शायद उसे रिश्ते का टॉक्सिक होना महसूस होता है, या शंकर के उस जुनूनी प्यार का बोझ वो और नहीं सह पाती। वजह जो भी हो, उसका ये कदम कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है, शायद ज्यादा खतरनाक। खतरनाक, बिल्कुल, क्योंकि ये फैसला शंकर को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो इमोशनली बिखर जाता है, तबाह हो जाता है, ऐसा लिखा है। और टूटा हुआ दिल अक्सर गुस्से को जन्म देता है। हाँ, और यहाँ उसका गुस्सा बेहलाम बताया गया है। उसे क्रूर सड़क झगड़ों में उलझते हुए दिखाया गया है। वो हर किसी पर अपना गुस्सा निकालता है। हाँ, जो भी उसके रास्ते में आता है या जिसे भी वो अपने और मुक्ति के अलग होने का जिम्मेदार मानता है, वो जुनून अब पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ शंकर ही इस विनाश के रास्ते पर है? मुक्ति का क्या होता है? वो तो आगे बढ़ रही थी ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स बताते हैं कि मुक्ति भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चल पड़ती है। अच्छा, कैसे? वो अपने दुख और शायद गिल्ट को शराब में डुबोने लगती है। ये दिखाता है कि रिश्ता कितना जहरीला था, दोनों पर गहरे जख्म लगे हैं। मतलब दोनों ही अपने अपने तरीके से दर्द से डील कर रहे हैं। शंकर बाहर हिंसा करके और मुक्ति अंदरूनी तौर पर खुद को नुकसान पहुंचाकर। ये तो वाकई बहुत जटिल तस्वीर है। और कहानी का क्लाइमैक्स, जैसा कि पता चला है, तब आता है जब मुक्ति अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़ने के लिए किसी और से शादी करने का फैसला करती है। हाँ, शायद ये उसका आखिरी तरीका है शंकर के साए से निकलने का। और यहीं आता है वो सीन, मुक्ति की हल्दी की रस्म वाला। हाँ, वो सीन कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे इमोशनल पॉइंट लगता है। जरा सोचिए वो मंजर। क्या? शंकर, जिसका चेहरा चोटिल है, दिल टूटा हुआ है, वो सीधे शमशान घाट से आता है। शमशान घाट से? क्यों? वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके लौटा है और वहां से सीधा हल्दी के फंक्शन में पहुंचता है। ओहो, एक तरफ पिता की मौत और दूसरी तरफ अपने प्यार की सिंबॉलिक मौत। हल्दी मतलब नई शुरुआत। हाँ, जीवन का अंत और एक नई शुरुआत का जश्न एक ही पल में, एक ही इंसान के लिए। ये तो किसी को भी तोड़ देगा। वो बिल्कुल टूटने के कगार पर है। और इसी हालत में वो फंक्शन में घुस जाता है। हाँ, वो सेरेमनी में बाधा डालता है और स्तब्ध मुक्ति के पास पहुंचता है। मुक्ति जो पीले कपड़ों में सजी है, शायद एक नई जिंदगी का सपना देख रही है। और फिर वो एक ऐसा काम करता है जो बहुत सिंबॉलिक है। दर्द और गुस्से में वो उसके सिर पर गंगा जल डालता है। गंगा जल, पवित्रता का प्रतीक। लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है? शुद्धिकरण या इल्जाम? पता नहीं, इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है शंकर ये जता रहा हो कि मुक्ति अपवित्र हो गई है, या उसने पाप किया है, उसे शुद्ध होने की जरूरत है। या शायद अपना हक जता रहा है कि वो अब भी उसे पवित्र या अपवित्र कर सकता है। ये भी हो सकता है। और इसी पल वो एक मोनोलॉग बोलता है जिसमें उसकी पूरी पीड़ा, गुस्सा, कड़वाहट सब बाहर आ जाता है। हाँ, वो कहता है, मैं अभी अभी गंगा से अपने बाप की अस्थि लेकर लौटा हूं। सोचा नई जिंदगी शुरू कर रही है, पुराने पाप तो धो ले। कितने भारी शब्द हैं ये। बहुत भारी। पुराने पाप। वो मुक्ति के मूव ऑन करने को पाप की तरह देख रहा है। इसमें ताना भी है, इल्जाम भी है, और अपना दर्द दिखाने की कोशिश भी। बिल्कुल, ये शंकर का नजरिया दिखाता है। वो खुद को विक्टिम महसूस कर रहा है और शायद चाहता है कि मुक्ति भी उसका दर्द समझे, गिल्टी महसूस करे। वो उसे याद दिला रहा है कि उसकी नई जिंदगी की नींव किसी और की तबाही पर रखी जा रही है। हाँ, उसके पिता की मौत और उसके प्यार की मौत पर। ये मोमेंट दिखाता है कि जुनून उसे किस हद तक अंधा कर चुका है। उसे सिर्फ अपना दर्द दिख रहा है, अपना सच। और इसके बाद वो जो कहता है वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। एक श्राप या एक इच्छा। हाँ, विनाशकारी ईमानदारी शब्द इस्तेमाल हुआ है सोर्स में इसके लिए। वो कहता है, भगवान करे तुझे भी शंकर जैसा बेटा हो। तब तू समझेगी कि जो आशिक प्यार में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। उफ, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये गहरी चोट से निकली आवाज है। वो चाहता है कि मुक्ति वो दर्द महसूस करे जो उसने दिया है। ये समझे कि आशिक सिर्फ आशिक नहीं होते, किसी के बेटे भी होते हैं। हाँ, उनका भी वजूद होता है। ये श्राप है या दर्द समझाने की एक हताश कोशिश, पता नहीं। इस श्राप या कामना के बाद क्या होता है ये तो क्लियर नहीं है, पर इशारा है कि फिल्म शायद इसके नतीजे दिखाएगी। हाँ, क्या मुक्ति शंकर के इस बोझ से, इस श्राप से कभी आजाद हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और शंकर का क्या? उसका वो डायलॉग है, पर इस बार शंकर को कैसे रोकोगे? इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा? उसका अंत भी दुखद होगा?
या उसे किसी तरह का कोई समाधान मिलेगा? ये सवाल कहानी को और इंटेंस बनाते हैं। क्या उसका जुनून उसे पूरी तरह जला देगा? लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये जुनून की पड़ताल है। हाँ, ये देखती है कि प्यार जब हदें पार करता है, जब उसमें कंट्रोल और कब्जे की भावना आ जाती है, तो वो जहर कैसे बन जाता है। बिल्कुल, ये बलिदान की, हानि की और उस पतली सी लाइन की कहानी है जहां प्यार और तबाही मिलते हैं। सही कहा। मेन थीम यही लगता है, जुनून का वो विनाशकारी रूप। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान का अनकंट्रोल्ड पैशन न सिर्फ दूसरे की जिंदगी तबाह कर सकता है, बल्कि आखिर में खुद को भी खत्म कर देता है। और बनारस, गंगा, ये सब इस पर्सनल ट्रेजेडी को एक बड़ा कैनवस देते हैं, शायद ज्यादा आध्यात्मिक या कहें तो ज्यादा भयानक। हाँ, पवित्रता और जुनून का ये अजीब सा मेल शायद यही कहानी को खास बनाता है। तो अगर हम इन अंशों से मिली बातों को समेटें, तेरे इश्क में बनारस में शंकर और मुक्ति की कहानी है। शंकर का जुनून हद से ज्यादा है और वही विनाश का कारण बनता है। हाँ, और कहानी का इमोशनल सेंटर पॉइंट है मुक्ति की शादी का फैसला और हल्दी सेरेमनी वाला टकराव, जहां शंकर का दर्द, गुस्सा, पॉजिटिवनेस सब पीक पर है और अंत होता है एक परेशान करने वाले श्राप या कामना में। ये सब उस रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके दर्दनाक पहलू और जुनून के अंधेपन को दिखाता है। ये एक तरह से जुनून की साइकोलॉजी पर स्टडी हो सकती है। क्या कुछ लोग या कुछ रिश्ते ऐसे होते ही हैं जो विनाश की तरफ जाते हैं? और क्या बाहरी माहौल जैसे बनारस ऐसी भावनाओं को बढ़ाता है या शांत करता है? ये भी सोचने वाली बात है। और यही हम अपने सुनने वालों के लिए कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। क्या जुनून वाला प्यार हमेशा तबाही पर ही खत्म होता है? क्या प्यार में कोई लिमिट होनी चाहिए? और अगर हाँ, तो वो लिमिट कहाँ है? कौन तय करेगा? और वो सवाल जो शंकर के आखिरी शब्दों से उठता है, क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का भविष्य तय कर सके? क्या एक श्राप या एक गहरी इच्छा सिर्फ कड़वाहट है या उसका वाकई कोई असर होता है? ये कहानी हमें इंसानी जज्बातों की गहराइयों और उनके अजीब नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।